पंडित जी, दोबारा से देखकर बताओ कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई आपसे। आखिर इतना लंबा मुंह दिखाई का प्रोग्राम मैं कैसे रख सकती हूँ। देखो बहन जी, कुंडली के हिसाब से और ग्रह के हिसाब से तो जो दिख रहा था मैंने आपको बता दिया। अभी 2 हफ्ते पहले का कोई मुहूर्त नहीं है आपके चारों बहू की मुंह दिखाई की रस्म का। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर कोई बात नहीं पंडित जी, हम मुंह दिखाई की रस्म शुभ दिन पर ही करना चाहते हैं, फिर चाहे थोड़ा इंतजार ही क्यों ना करना पड़े। कल्याणी की बात सुनने के बाद पंडित तारीख दिन निकाल कर कल्याणी को बता देता है और वहां से चला जाता है। 2 हफ्ते बाद की तारीख थी, जिसके चलते कल्याणी अपनी चारों बहू को बुलाती है। सेजल, पारुल, मेघा, आरती, कहाँ हो तुम चारों। कल्याणी की 3 सुंदर गोरी अमीर बहू तो बिना घूंघट के आ जाती हैं, तो वहीं आरती लंबा सा घूंघट करके आती है। देखो, तुम चारों की मुंह दिखाई की रस्म में अभी 2 हफ्ते हैं, तो तब तक तुम तीनों को भी घूंघट करके रखना होगा। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? इतनी गर्मी में हम घूंघट करके कैसे रहेंगे? वैसे भी हमें घर में ही तो रहना है, तो हमें घूंघट करके रहने की क्या जरूरत है? ये घूंघट ये सब करना जरूरी थोड़ी होता है, हम तीनों घूंघट नहीं कर पाएंगे। इतना कहकर वो तीनों अपने कमरों में चली जाती हैं। इधर कल्याणी के सामने जैसे ही आरती अपना घूंघट खोलती है, आरती को देखकर कल्याणी गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई घूंघट हटाने की? जब तक मुहूर्त का समय नहीं आ जाता तब तक तुम घूंघट में ही रहोगी। उन्हें जो करना है करने दो। कल्याणी इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और आरती मन मार कर घूंघट कर लेती है। पता नहीं क्या हो गया है माँ जी को। खैर, कोई बात नहीं। आरती अपने कमरे में जाती है। उसके कमरे में एक पंखा लगा होता है जो बहुत धीरे धीरे चल रहा होता है। उसे उसमें बहुत गर्मी लगती है। इसमें तो बहुत गर्मी लग रही है, बिल्कुल भी यहाँ रहा नहीं जा रहा। आरती एक चुन्नी को गीला करके लाती है और उसे ओढ़ लेती है। सुबह तक के लिए तो यही ठीक रहेगा। सुबह होने के बाद माँ जी से कहूंगी कि कमरे का पंखा ठीक करवा दें या फिर कूलर लगवा दें। जैसी सुबह होती है, आरती उठती है और सभी के लिए नाश्ता बनाने लगती है। तभी वो देखती है कि उसकी देवरानियां उसकी सास के कमरे में जाती हैं। माँ जी देखो, हमें ऐसे पंखे में रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, और हमारे कमरे में इतनी गर्मी है कि हमसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा। हमारे कमरे में एसी लगा दीजिए। माँ जी, हम पहले भी एसी में ही रहा करते थे, हमारे कमरे में एसी तो होना ही चाहिए। वैसे भी हमें बिना एसी के रहने की आदत नहीं है, इतना तो आप जानती ही हो। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ कि तुम बहुत अमीर घर से आई हो और साथ में बहुत सारा दहेज भी लेकर आई हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे कमरे में एसी लगवा दूंगी। कल्याणी के ये कहने पर तीनों बहू अपने कमरों में चली जाती हैं। वो तीनों अमीर बहू घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती और घर के सारे काम बेचारी आरती को ही करने पड़ते हैं। आरती घर के सारे काम निपटाने के बाद अपनी सास के कमरे में जाती है। माँ जी, मुझे ये बात करनी थी कि मेरे कमरे में भी मात्र एक पंखा ही लगा है और उसमें बहुत गर्मी लगती है। आप मेरे कमरे में भी एसी न सही तो कूलर ही लगवा दीजिए। क्यों रे, अपने घर से तो तू एक फूटी कौड़ी लेकर नहीं आई और तुझे अपने कमरे में कूलर चाहिए? पैसे क्या मेरे पास पेड़ पर उग रहे हैं जो तेरे कमरे में एक कूलर लगवाऊं? लेकिन माँ जी, बस एक शब्द भी नहीं बोलना। जाओ अपने कमरे में जाओ या फिर घर के कोई काम करो। कल्याणी इस तरह कहकर आरती को वहां से भेज देती है। आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है, जहां उसे बहुत गर्मी लगती है। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, लेकिन मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है। माँ जी भी मुझे इस तरह डांट देती हैं जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं। अरे, गरीब होना कोई पाप होता है या गरीब होना कोई श्राप है जो मुझे लग गया है? मेरी देवरानियां अमीर घर से हैं तो माँ जी उनकी सारी सुनती हैं और मेरी एक भी नहीं। कल्याणी की बातों का आरती को बहुत बुरा लगता है और इधर कल्याणी उसकी देवरानियों के कमरे में एसी लगवा देती है। इधर उसकी तीनों देवरानियां बिना घूंघट में रहती हैं और सारा दिन एसी में सोती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आरती सारा दिन गर्मी में घर की साफ सफाई भी करती है, रसोई में सबके लिए खाना भी बनाती है और धूप में बैठकर सभी के कपड़े भी धोती है। गर्मी से उसके शरीर पर घमौरी भी निकलने लगती है। और कब तक मुझे इस घूंघट में घर के सारे काम करने होंगे? मुझे खमौरी भी निकलने लगी है, बहुत परेशानी होती है। गर्मी में कितना पसीना आता है, रात को नींद भी पूरी नहीं होती। आरती की सारी बातें सुनकर उसकी देवरानियां उससे कहती हैं, हमारा मुकाबला तुम कैसे कर सकती हो? तुम्हें तो पता ही होना चाहिए कि गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। और तुम्हें पता है, माँ जी हमारे लिए मुंह दिखाई के लिए गहने कपड़े की शॉपिंग और भी बहुत कुछ खरीदने गई हैं। तुम तो बेकारी इस घर के अंदर आई हो, तुम वैसे भी हमारे लेवल की तो हो नहीं, तो तुम्हारे लिए कोई क्यों ही कुछ करे। इस बेचारी गरीब की किस्मत को देखकर मुझे कभी कभी बहुत हंसी आती है। खैर कोई बात नहीं,
तुम्हें अब ये सारी जिंदगी भुगतना ही होगा। और हमारे अमीर होने का फायदा तो देखो, हमारे कहने पर सारे काम हो जाते हैं और तुम्हारे रोने पीटने के बाद भी कोई बात तुम्हारी सुनता ही नहीं। सेजल, मेघा और पारुल तीनों ऐसा कहकर वहां से चली जाती हैं और बेचारी आरती घूंघट में कपड़े धोते हुए रोने लगती है। उसे बहुत बुरा लगता है। इधर बाजार में कल्याणी अपनी तीनों अमीर बहू के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, गहने और बहुत कुछ खरीद रही होती हैं। भाई साहब, आपकी दुकान की जो सबसे बढ़िया मिठाई है ना, वही निकाल कर लेकर आना। मेरी तीनों अमीर बहुओं को बहुत पसंद आएगी। जो भी आपकी दुकान की सबसे बढ़िया मिठाई है वही निकाल दो। अरे ठीक है बहन जी, अभी पैक कर देता हूँ। मिठाई लेने के बाद कल्याणी शोरूम में जाती है। भाई साहब, आपकी दुकान की जो सबसे बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ हैं उन्हें निकाल दो। कल्याणी के कहने पर दुकानदार बढ़िया बढ़िया साड़ी निकाल कर उसके सामने रख देता है। साड़ियां देखकर कल्याणी उनमें से अपनी 3 अमीर बहू के लिए साड़ी पसंद करती हैं और उन्हें अलग करवा देती हैं। भाई साहब, अब तुम्हारी दुकान में जो सबसे सस्ती साड़ी है वही एक निकाल दो। कल्याणी सबसे सस्ती साड़ी अपनी बड़ी बहू के लिए लेती है। इस तरह वो अपनी चारों बहू की मुंह दिखाई की रस्म के लिए शॉपिंग करके घर लौट आई है। देखते ही देखते 2 हफ्ते भी बीत जाते हैं और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन कल्याणी अपनी चारों बहू की मुंह दिखाई करवाती है। मेघा, पारुल, सेजल, तुम तीनों अच्छे से तैयार होना। लोगों को पता चलना चाहिए कि मेरे घर में कितनी अमीर बहुएं रह रही हैं। ये सुंदर सुंदर साड़ियाँ तुम्हारे लिए हैं, इन्हें ही पहनना। माँ जी, आप मेरे लिए कोई साड़ी नहीं लेकर आई? हाँ लाई हूँ, तेरे लिए भी लेकर आई हूँ। ले, इसे पहन लियो। कल्याणी की लाई हुई साड़ी देखकर आरती को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसकी देवरानियों की साड़ी इतनी महंगी और सुंदर थी, तो वहीं उसकी साड़ी बहुत ज्यादा सस्ती और फीके रंग की थी। वो कुछ बोलती नहीं, उसे बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही मुंह दिखाई के समय तीनों अमीर देवरानियां सज संवर कर बैठ जाती हैं, तो वहीं गरीब जेठानी घर के सारे काम नौकरानी की तरह कर रही होती है। अरे बड़ी बहू, तुम कब तक सारे काम करती रहोगी? जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, सभी मेहमान आ गए हैं। ठीक है, अभी जाती हूँ काकी जी। सभी मेहमानों के आने के बाद वो अपने कपड़े बदलने के लिए जाती है। इधर उसके जाते ही मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाती है। देखते ही देखते तीनों अमीर बहू की मुंह दिखाई की रस्म हो जाती है और कल्याणी उन्हें महंगे महंगे तोहफे देती है और सभी उन्हें गिफ्ट देते हैं, जिसके चलते आरती जब आती है तो मुंह दिखाई की रस्म भी खत्म हो जाती है। ये क्या माँ जी, मैं तो अभी तैयार होकर ही आई थी और मुंह दिखाई की रस्म खत्म ही हो गई। हाँ, अब मैं क्या करूं? जब तुम देरी से आई हो, चलो मेरे लिए 1 गिलास जूस का लेकर आओ। कल्याणी के कहने पर आरती मायूस होकर जूस का गिलास लाकर उसे दे देती है और बाकी के कामों में लग जाती है। इस तरह खाना खाकर सभी मेहमान अपने घर चले जाते हैं और बेचारी आरती की मुंह दिखाई की रस्म होती ही नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बाद अमीर देवरानियों की सहेली उनसे मिलने आती हैं। अरे आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। तुम सभी मेघा, सेजल, पारुल की सहेलियां हो। ये नौकरानी हमसे इतने सवाल जवाब क्यों पूछ रही है? अरे नौकरानी सुनो, जाकर हमारी सहेली को बुलाओ, हमसे इतने सवाल जवाब मत करो। ये सुनकर कल्याणी को बहुत बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी तीनों अमीर बहुएं ये सब सुनने के बाद भी अपनी सहेलियों से कुछ नहीं कहती। अरे आयशा, प्रेरणा, तुम सब आ गई? चलो हमारे कमरे में, यहाँ बहुत गर्मी है, हमारे कमरों में एसी लगा है। सेजल, पारुल, मेघा अपनी सहेलियों को अपने कमरों में ले जाती हैं, तो वहीं कल्याणी गर्मी में हॉल में बैठी हुई रोते हुए खुद से कहती है, पहली बार किसी ने मुझसे इस तरह कहा। मैंने अपनी अमीर बहू को कितना समझा, लेकिन उन्होंने अपनी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती होने दी और उन्हें कोई जवाब तक नहीं दिया। क्या यही इज्जत है उनकी नजरों में मेरी? तभी कल्याणी का पति उसके पास आता है और कहता है, इसे कर्मों का फल कहते हैं कल्याणी। जैसे तूने नौकरानियों जैसा बर्ताव इस बेचारी गरीब बड़ी बहू पर किया, आज वही शब्द तुम्हें अपने लिए सुनने को मिल गया। अरे अमीर के पास जब पैसा होता है तो उसके पास घमंड भी आ जाता है, और अपने घमंड के आगे वो किसी रिश्ते को नहीं समझता, जैसा कि तेरी तीनों अमीर बहुएं हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अपनी तीनों अमीर बहू के अमीर होने पर कुछ ज्यादा ही घमंड करने लगी थी, लेकिन इस घमंड के चलते मैंने अपनी अमीर बहू को अपने सर पर ही बिठा लिया, और बेचारी मेरी गरीब बड़ी बहू, उसके साथ मैंने बहुत गलत किया। अब गलती सुधारने का समय है कल्याणी। इस तरह अपने पति की बात सुनकर कल्याणी अपनी गलती को सुधारने के लिए उसी वक्त अपनी तीनों अमीर बहुओं के कमरे में एसी हटवा देती है, जिसके चलते अमीर बहुओं की सहेलियां गर्मी से परेशान होकर अपने घर चली जाती हैं। अब कल्याणी अपनी बड़ी बहू की मुंह दिखाई की रस्म रखती है, जिसमें वो उसके लिए बहुत सारे गहने, साड़ियां और अच्छी अच्छी मिठाई भी खरीद कर लाती है। जो मुझे पहले करना चाहिए था मैं अब कर रही हूँ। ये लो बड़ी बहू, अपनी मुंह दिखाई की रस्म का शगुन।
शगुन देखकर आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उस दिन बहुत खुश होती है। तो वहीं दूसरी तरफ ये सब देखकर अमीर देवरानियों को अपनी गलती का एहसास होता है। वो भी अपनी सास और जेठानी से माफी मांगती हैं, जिसके चलते वो उन्हें माफ कर देती हैं। अब उन तीनों की अमीरी का घमंड खत्म हो जाता है और वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।